कर्ज संकट में फंसा ग्रीस डिफॉल्ट होने के कगार पर है। कल तक उसे आईएमएफ को 1.5 अरब यूरो चुकाने हैं। ईसीबी ने ग्रीस को फंडिंग पर रोक लगा दी है। ग्रीस को राहत पैकेज का प्रस्ताव है, लेकिन इसे लेने से पहले ग्रीस की सरकार जनता की राय लेना चाहती है। इन सबके बीच यूरोप समेत पूरी दुनिया के बाजारों में मानो भूचाल आ गया है। भारतीय बाजार भी हिचकोले खा रहे हैं और सबके जहन में यही सवाल है कि भारत पर ग्रीस कितना भारी पड़ेगा। घरेलू करेंसी बाजार से लेकर कमोडिटी और शेयर बाजारों पर कितना असर होगा इसका, ये जानने के लिए लेकर आए हम ये खास पेशकश, यानी कि ग्रीस कितना भारी पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स। एक दमदार पैनल है आपके सामने के आर चौकसी सिक्योरिटीज के एमडी देवेन चौकसी हैं हमारे साथ, एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा साहब और साथ ही एक्सिस कैपिटल के इकोनॉमिस्ट सच्चिदानंद शुक्ला भी। आप सबका स्वागत है CNBC आवाज पर। शुरुआत शुक्ला साहब आपके साथ करना चाहता हूं। इकोनॉमी पर जो असर पड़ता दिखे भारतीय बाजारों पर, उससे पहले ग्लोबल मार्केट्स के लिए, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ग्रीस का जो ये संकट डिफॉल्ट होने का है, ये कितना बड़ा खतरा लेकर आ रहा है? देखिए, आज जब हम ये बातचीत कर रहे हैं, ये 2015 है। 2010 और 2012 में सिचुएशन बहुत ही अलग थी और तब से ये संकट मार्केट्स पर आया हुआ है। 5 सालों में ईसीबी और बाकी जो यूरोपियन देश हैं या बाजार हैं, उनको इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए काफी समय मिल चुका है। हमने देखा कि आज मार्केट्स सुबह के समय काफी सारे बाजार इंक्लूडिंग हमारा जो सेंसेक्स और निफ्टी है 600-700 पॉइंट नीचे गिरा और उसके बाद काफी रिकवरी आ गई। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये संकट बड़ा है, इससे एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंट होगा, क्योंकि आईएमएफ के लिए ये अब तक का सबसे बड़ा डिफॉल्ट होगा। तो ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, लेकिन मेरे ख्याल से बाजार को, सेंट्रल बैंक्स को और देशों को काफी समय मिल चुका है इससे निपटने का। शर्मा साहब, आप काफी लंबे समय से आगाह भी कर रहे थे कि ग्रीस की बातों को बड़े हल्के में मत लीजिए, दिक्कतें हैं, डिफॉल्ट हो सकता है। अब फाइनली हम उस लेवल के आसपास आ गए जहां डिफॉल्ट लगभग तय है। क्या लग रहा है, क्या ये इस पूरे ग्रीस के एपिसोड का क्लाइमैक्स है, द एंड की तरफ हम बढ़ रहे हैं? मेरे ख्याल से ये कह पाना कि हम उन आखिरी चरणों में हैं, और ये बिल्कुल सही रहेगा, बिकॉज अभी तक जितनी भी कोशिश की है ग्रीस ने, तो वो अपनी सफलता उसको दिखा नहीं पाए हैं। नंबर्स के अंदर जो उन्होंने प्रॉमिसेस किए उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। एक बेसिक चीज आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस वक्त जो उनको ऑस्टेरिटी बताने के लिए किया जा रहा है, आप खर्चे कम करो, तो जब खर्चे कम करते हो तो आपकी इकोनॉमी को इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन होता है, इकोनॉमी बढ़ती नहीं है। और ऐसे वक्त के अंदर जब अभी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, आप कैसे तो ब्याज चुकाएंगे? तो इसको अगर रास्ता निकालना है तो या तो इसको बाहर निकलकर अपनी करेंसी बनानी पड़ेगी अलग, उसको डेप्रिशिएट करना पड़ेगा और अपनी एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस बढ़ानी पड़ेगी। और अगर आप इसी के अंदर, यूरो के अंदर ही रहते हैं, तो आप जिंदगी जितने भी साल ले लीजिए, जब तक आपको ऐसा कुछ नहीं मिले कि मैं 40 साल या 50 साल में अपना लोन रिपे करूंगा, तब तक ऐसे कंडीशन नहीं हो, तब तक मेरे ख्याल से इनको यूरो में रहने का फायदा नहीं है। मैं मतलब टाइम ज्यादा ले रहा हूं, लेकिन ये इशू नहीं है। इशू ये है सर कि इसकी वजह से जो रिपरकशंस होंगे, बड़ा अमाउंट नहीं है, पर इसकी वजह से जो रिपरकशंस होंगे, क्योंकि ये जो वर्ल्ड ऑफ डेरिवेटिव्स, जितने बैंक हैं डेरिवेटिव से भरे पड़े हैं। आपका यूरोप का ही एक बैंक है, नाम नहीं लेता, जिसके पास $75 ट्रिलियन के डेरिवेटिव्स हैं, आप सब तरफ जोड़े तो अगर मेरा डर एक यही है कि किसी भी कारण से लिक्विडिटी अगर गायब होती है डेरिवेटिव्स मतलब मार्केट में, भले बॉन्ड मार्केट हो कहीं भी हो, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो ताश के पत्तों की तरह ये सभी ग्लोबली आ सकता है। ये इंटरेस्टिंग बात की और इस पर डिटेल में विस्तार में मैं आपसे चर्चा भी करूंगा कि किस तरह से ये हो सकता है। लेकिन देवेन भाई, आप आज एक बहुत ही बेहतरीन नोट आपने ग्रीस के संकट पर सुबह लिखा और मैं पढ़ भी रहा था। ये बताएं कि क्या लग रहा है, क्या ग्लोबल मार्केट्स ग्रीस के संकट को पचा चुके हैं या फिर डिफॉल्ट होने की बात अभी भी डाइजेस्ट नहीं हुई है, और डिफॉल्ट होने की कगार पर जब ग्रीस आ चुका है तो फिर क्या दिक्कतें बढ़ने वाली हैं या दिक्कतें खत्म होने का वक्त आ रहा है? गुड आफ्टरनून अनिल जी। वेल, आई थिंक 2 या 3 तरह से इस चीज को देख सकते हैं।
एक तो सबसे पहले जो ग्रीस के ऊपर एक्सपोजर है वो एक्सपोजर इतना बड़ा नहीं है। आई थिंक $45 बिलियन वर्थ ऑफ का जो एक्सपोजर है, आउट ऑफ इच $12 बिलियन इज कमिंग फ्रॉम यूएसए एंड बैलेंस कमिंग फ्रॉम ईसीबी। सो आई थिंक दैट इज नॉट वेरी एक्सेप्शनल। सो उसके ऊपर से ज्यादा मेरी चिंता नहीं है वो चीज के ऊपर। एट द सेम टाइम आई थिंक ये चीज के ऊपर मैं एक भार देना चाहता हूँ इसके अंदर कि जर्मनी का जो हाईएस्ट एक्सपोजर है ग्रीस के अंदर, I think even that part of the exposure is still manageable, except the kind of derivative contracts that I think they have signed up with the largest German bank. I think that is one area where I think the concerns can be many, and that is not known to anybody. मैं ऐसा मानना चाहूंगा कि ये जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट साइन किए उसमें काफी हद तक हेज पोजीशन भी क्रिएट की गई है। सो टू ए ग्रेटर एक्सटेंट आई थिंक इट मे नॉट बी कंप्लीटली ओपन एंडेड कॉन्ट्रैक्ट, बट स्टिल आई थिंक इन एब्सेंस ऑफ एनी क्लैरिटी ऑन दैट एस्पेक्ट आई थिंक वन कैन नॉट go for the argument on that subject. But it is relatively higher amount of derivative contracts that they have signed. That is very significant. That one thing which we'll have to keep it as a concern. दूसरी तरफ ग्रीस की बात करें तो ग्रीस एज एन इकोनॉमी आई थिंक दे आर प्लेइंग टू मच ऑफ पॉलिटिक्स एज आई सी इट। आई थिंक द इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू इसका लास्ट 5 साल के अंदर भी देखें तो टूरिस्ट ट्रैफिक ग्रीस के अंदर काफी हद तक बढ़ा है। And I think if they follow certain amount of financial discipline, to my mind, I think the rest of the nations in the Euro region, I think would be definitely supportive of Greece bailing out program. But I think that is where the discipline has to come. वहाँ पे leftist government काम कर रही है, so definitely I think that part of the discipline has to come. As far as the impact on the global market is concerned, to my mind, I think good part is that this event has been known to many people. Unlike I think in the earlier period when the events played out and people did not know about it. Most of the central bankers of different countries have been knowing this particular event happening. As a result of which उन्होंने अपनी करेंसी प्रोटेक्ट करने के लिए काफी हद तक उन्होंने मेजर्स लिए हुए हैं। यूरोजोन के अंदर ECBs have already got the stimulus package on, and if required they can add further into the stimulus package in a given situation to protect the economy from going down under. Rest of the places in the world also the central bankers are having the stimulus packages on, so they will protect their currency from going into the negative territory beyond the point of time. So all of that put together, my reading says that let this event get played out. Maybe I think some amount of jerks are bound to come, but to a greater extent मेरा ऐसा मानना है कि सिचुएशन काफी हद तक आई थिंक टेकन केयर की गई है, यानी आई थिंक संभाली गई है। So to a greater extent, I don't see too much of negativity coming up unless, as VK was pointing out, some derivative contracts triggers, and I think if the collapse like a pack of cards, then it's a very different issue. But I think otherwise, I would like to believe that the situation is coming very much under control as far as the global economy is concerned. चलिए, ग्लोबल इकोनॉमी में हिस्सा बड़ा नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अगर उन पर असर आता पड़े तो फिर फाइनेंशियल मार्केट में दिक्कतें बढ़ सकती है। ये राय हमारे तीनों एक्सपर्ट्स की आ रही है। लेकिन सच्चिदानंद शुक्ला साहब, आपसे राय लेना चाहता हूं। चलिए, मान लिया ग्रीस का हिस्सा बहुत बड़ा नहीं है यूरोप में, या फिर ओवरऑल दुनिया भर की जीडीपी में देखें, दुनिया भर की इकोनॉमी में देखें तो बहुत छोटा हिस्सा है। लेकिन ग्रीस के साइड इफेक्ट्स और ग्रीस के आफ्टर इफेक्ट्स ये क्या हो सकते हैं जो दुनिया भर के बाजारों को परेशान कर सकते हैं? मेरा ख्याल है सबसे पहली चीज जो हमको देखनी है कि किस तरह से वहां की सरकार, जो ये रेफरेंडम का क्वेश्चन है, ये भी अनप्रेसिडेंटेड है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जहां पर भी रेफरेंडम हुआ है वो बहुत ही सीधा सा सवाल होता है, जैसे क्या आप फला देश में रहना चाहते हैं या नहीं, तो ये हाँ या ना में आप उत्तर दे सकते हैं अगर आप आम जनता हैं। लेकिन अगर आप किसी फाइनेंशियल चीज के ऊपर, जिसके ऊपर के आपकी जो आर्थिक हालात हैं, 5 साल से आप बहुत ही कठिन समय से गुजर रहे हैं, ऑस्टेरिटी से गुजर रहे हैं, ऐसे समय में यदि आप पब्लिक से रेफरेंडम करते हैं और उनसे पूछें कि क्या हमें यूरो में रहना है, हमारी करेंसी यूरो ही होनी चाहिए, या हम यूरो जोन से अलग हो जाएं, तो मेरे ख्याल से बाजारों में जो भी कठिनाई है वो इस बात से होगी कि किस तरह से वहां की सरकार जनता के सामने एक क्वेश्चन रखती है। तो ये बहुत ही सीधा सवाल नहीं है, लोगों को डिसाइड करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी व्यक्ति इस क्वेश्चन को रखेगा जनता के सामने, उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होगा आउटकम पे। तो यदि जनता हां कहती है तो मुझे नहीं पता कि वहां की सरकार किस तरह से क्वेश्चन पोज करेगी, पर एक उदाहरण के तौर पे यदि आप कहें कि जनता को कहें कि क्या आप और कठिन समय के लिए तैयार हैं, वो ऑब्वियसली कहेंगे कि नहीं।
लेकिन अगर आप उनसे पूछें कि क्या आप यूरो जोन का हिस्सा रहना चाहते हैं, यूरो करेंसी का भाग रहना चाहते हैं, मेरा ख्याल है काफी सारे लोग वहां पर कहेंगे कि हाँ। तो ये जो आउटकम होगा ग्लोबल मार्केट्स और इकोनॉमीज के लिए, इस बात पर निर्भर करेगा कि वहां की सरकार किस तरह से ये सवाल पेश करती है वहां की जनता के सामने। और ये होगा 5 जुलाई को जब जनमत संग्रह होगा ग्रीस में, कि किस तरह से वो ग्रीस की जनता चाहती है, क्या यूरोजोन के साथ रहा जाए या बाहर निकला जाए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर ग्रीस डिफॉल्ट होता है, अगर ग्रीस यूरोजोन से बाहर निकलता है, तो फिर क्या एक लंबी लाइन लगने वाली है? क्या आगे फिर इटली, पोर्चुगल, स्पेन और कई सारे और ऐसे देश होंगे जो कगार पर खड़े हैं, क्या वहां पर भी दिक्कतें होंगी? और फिर ऐसे में जो 2008 के वक्त भी लगा था कि सिचुएशन इतनी गंभीर नहीं है, मामला उतना बड़ा नहीं है, लेकिन एक के बाद एक जब मामले खुलते गए तो भारी भरकम मंदी आती गई। क्या हम उस तरफ बढ़ रहे हैं? ये सारे सवाल है जिनके जवाब आपको जानना जरूरी है, और ये जवाब लेंगे हमारे एक्सपर्ट से। उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। ग्रीस के संकट पर हमारा खास शो, हमारे एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल, वीके शर्मा साहब, देवेंद्र चौकसी और सच्चिदानंद शुक्ला जी हमारे साथ है इस खास शो में। शर्मा साहब, बड़ा सवाल फिर यही है कि क्या ग्रीस के साइड इफेक्ट्स इतने ज्यादा होंगे कि दुनिया भर की इकोनॉमी के लिए और भारतीय इकोनॉमी के लिए, भारतीय बाजारों के लिए बड़े झटके लगेंगे अगर ग्रीस के बाद दूसरे देशों की जो लंबी लाइन है डिफॉल्ट होने के लिए तैयार खड़ी है? जी, जो बाकी जो अन्य 2 देश हैं, पुर्तगाल और फिर स्पेन, दोनों ही जगह पे इलेक्शंस ड्यू हैं और बहुत ही उत्सुकता से ये देखेंगे वहां के जो सिटीजन्स हैं कि ग्रीस के ऊपर ईसीबी का या यूरोपियन यूनियन का क्या रवैया रहता है। अगर उन्होंने थोड़ी बहुत भी कमजोरी दिखाई या एक कॉपरेशन की बात की कि हम आपका लोन थोड़ा लंबे अवधि की में कर देंगे, आप धीरे धीरे पे कर देना, तो फिर उस तरह की डिमांड आप सोच सकते हैं कि पुर्तगाल से आएगी। पुर्तगाल इतनी बड़ी इश्यू नहीं है क्योंकि वो देश काफी छोटा है, लेकिन स्पेन को आप क्या करेंगे? स्पेन के अंदर स्पेन की इकोनॉमी करीब $1.4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो काफी दिक्कत वाली बात आ सकती है। पहले एक बात बता दें आपको यहीं पे, फिलहाल अगर जो कुछ ELA इमरजेंसी लिक्विडिटी असिस्टेंस के अंदर जो कुछ भी अभी तक ECB ने ग्रीस को दिया है उसको अगर जोड़ लें तो जो ECB की जो कैपिटल रिजर्व है उससे वो ज्यादा हो जाता है। तो आपको सबसे पहले, अगर ग्रीस वाकई में बाहर जा रहा है तो सबसे पहले अपना कटोरा हाथ में लेके देश के पास और जो मेंबर देश है उनसे मांगना पड़ेगा कि इसको कैपिटलाइज कीजिए पहले। तो पहले तो वो रिक्वायरमेंट रहेगी। जो ये कह रहे हैं कि मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ये जो चीज है ये सिंबॉलिकली, मतलब अमाउंट वाइज छोटी है लेकिन सिंबॉलिकली काफी बड़ी है, और वहां पे आप इस तरह का अगर यहां समझौता करते हैं तो फिर उसका कीमत आपको स्पेन और पुर्तगाल में चुकानी पड़ेगी। और जो डर रहा है, यूरो पे क्वेश्चन मार्क उठेंगे कि एक ऐसी, क्योंकि जो बेसिस है यूरो की, एक पॉलिटिकली यूनिट आप हो नहीं और एक करेंसी रख रखी है, तो ये चिंताएं, एक ये शुरू से इम्प्रैक्टिकल था, अब समय आ गया कि ये जो इवेंट्स होंगे उसको और तेजी से एग्जिट की ओर दौड़ाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। ओके, तो ये राय आती है। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि हमारे बाजारों पर, कमोडिटी मार्केट्स पर, इक्विटी मार्केट्स पर, बॉन्ड मार्केट पर, करेंसी मार्केट पर किस तरह का असर पड़ेगा? देवेंद्र भाई, क्या इक्विटी मार्केट पर एक लिमिटेड असर है, बहुत ज्यादा कमजोर नहीं होंगे, या फिर अब तेजी कैप हो चुकी है ग्रीस के डिफॉल्ट के खतरे और ग्रीस के जनमत संग्रह तक, या फिर जो बाहर निकलने के आसार लगभग पूरे हैं, तो अब इक्विटी मार्केट में तेजी नहीं बनेगी? क्या ये सोचना ठीक है? ओके, आई थिंक एक जनरल एक इम्प्रेशन क्रिएट होती है कि आई थिंक कोई कंट्री डिफॉल्ट होती है तो उसके साथ में आई थिंक वेस्ट ऑफ द इकोनॉमी के अंदर तकलीफ पड़ती है। आई थिंक वी विल हैव टू लुक एट, आई थिंक फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव लाइक दिस, जो मार्केट के अंदर तकलीफ पड़ती है उसके अंदर क्या तकलीफ होती है? बेसिकली आई थिंक व्हेन द इन्वेस्टर्स, ग्लोबल इन्वेस्टर्स, व्हेन दे स्टार्ट विड्रॉइंग मनी फ्रॉम द डिफरेंट मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड, देन दे लैंड अदर मार्केट्स इनटू डिफिकल्टी। I would personally like to think this way that I think this is not the situation wherein India में से फंड ज्यादातर पुल आउट हो जाएंगे। उसकी दूसरी भी एक पॉसिबिलिटी इसलिए है कि नहीं जल्दी से फंड पुल आउट होंगे। उसका एक वन ऑफ द रीजन इज दैट कि चाइना, रशिया एंड ब्राजील, all these 3 emerging market out of BRIC, I think they are basically having their own set of problems. So from a perspective of looking at, I think keeping money into emerging markets, I think India remains a better destination. That is the first point.
सेकंड पॉइंट, इंडिया के अंदर ग्रोथ के जो ट्रैक्शंस जो दिखे जा रहे हैं, ग्रोथ के जो सिचुएशन देखी जा रही है, उसके अंदर इंडिया इज आई थिंक अपियरिंग टू बी अ बेटर प्लेस कंपेयर टू मेनी अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड. सो सर्टनली आई थिंक मोर मनी इज एक्सपेक्टेड टू फ्लो इन. जहां तक मार्केट का सवाल है, जहां पैसा नया फंड्स नए आते हैं, विड्रॉ नहीं होते, तो डेफिनेटली मार्केट जल्दी संभलता है. और इंडिया के अंदर ये सिचुएशन ज्यादातर पॉजिटिव तरफ जाने की संभावना ज्यादा है. तो मैं ऐसा समझता हूं कि इवन इफ आई थिंक द सिचुएशन ऑफ सम अमाउंट ऑफ विड्रॉल ऑफ मनी टेक्स प्लेस, द लॉन्ग टर्म मनी इज नॉट गेटिंग विड्रॉन फ्रॉम द सिस्टम. Some of the short-term money might get withdrawn from the system largely because of the collateral damages that the funds would have in different other parts of the world. And for fulfilling that part of collateral damages, they are forced to sell in other markets like India. Then in that case, I think you might see some pull out of money. But as of now, I would not like to speculate. I would rather think that I think that is a possibility, but I think it is not a very big possibility. यहाँ से जल्दी फंड ज्यादा विड्रॉ होने की संभावना थोड़ी मुझे कम दिख रही है. Also, our central banker RBI is basically taking care of the currency, and I think to my mind, if you allow the currency to remain stable, then फंड्स जल्दी से यहाँ से विड्रॉ नहीं होंगे. तो ये दो चीज के ऊपर मैं खास ध्यान देता हूँ कि फंड्स विड्रॉ जल्दी नहीं होते हैं तो मार्केट के अंदर डिस्टेबिलिटी आने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है. एंड ऑन द कॉन्ट्री, आई थिंक बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव एनवायरमेंट इन इंडिया, आई थिंक इट इज लाइकली टू बी मोर फंड्स फ्लोइंग इनटू द मार्केट. सो आई वुड रिमेन न्यूट्रल टू पॉजिटिव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, तो फिलहाल असर होगा लेकिन मामूली या फिर लिमिटेड, शायद उतना हम न गिरे जितने दूसरे बाजार गिरे. तो फिर क्या ऐसी गिरावट में खरीदारी के निवेश के मौके और साथ ही करेंसी बाजार और बॉन्ड मार्केट पर क्या असर होगा ग्रीस के इन सारे डेवलपमेंट्स का, इन पर राय लेंगे हमारे एक्सपर्ट से एक छोटे से ब्रेक के बाद.